मैम स्टार्ट करते हैं। आप जी वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू मैम। गुड ओके। आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही विशेष अतिथि जुड़ी हैं, डॉक्टर मृणाल गौतम। मैम एक अनुभवी साइकेट्रिक हैं जिन्हें एमबीबीएस और एमडी के बाद पिछले 3 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाई हैं। आज हमारा विषय बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेरा सभी हेल्थ पार्टनर से विनम्र अनुरोध रहेगा कि इस सेशन में बहुत ध्यान से सुने। अगर आपको किसी क्लिनिक पर आने वाले किसी मरीज को ऐसे लक्षण दिखते हैं या इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई सवाल है, तो आप मैम से चर्चा के बाद जो है इस पे ऊपर बात कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई साइकेट्रिक केस आता है, मानसिक रोग से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोई देरी ना करते हुए बेझिझक आप मैम से सवाल भी करें और उनको अपना जो है ओपीडी भी आप शेयर करें। चलिए बिना देरी किए मैम से बात करना स्टार्ट करते हैं। मैम आप बातचीत कर सकते हैं। Okay, thank you, Pooja ma'am. जी। Good afternoon, everyone. My name is Dr. Mrinal Gautam, and I am working as a psychiatrist. I've just completed my MD psychiatry, and I have 3 years of experience in my residency period. So today I'll be covering about depression, something about depressive disorder, ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आए कि क्या है. Because usually society में psychiatric illness को लेके बहुत taboo होता है, and depression यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपने विल पावर से ठीक हो सकता है, मोटिवेशन से ठीक हो सकता है, बट नहीं, इट इज साइंटिफिकली वन ऑफ द क्लिनिकल डिसऑर्डर विच नीड्स appropriate treatment, be it pharmacological treatment or non-pharmacological treatment. Okay, so today I'll be taking about one of the most common disabling, misunderstood psychiatric illness, which is depressive disorder. Okay, so as we all know, sadness is a normal human emotion, and every person feels low at some point of time in life. हर इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी उदास या लो फील करता है, बट डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता. सो इट इज क्लिनिकल सिंड्रोम अफेक्टिंग मूड, हमारा मन, थॉट्स, हमारे विचार, बायोलॉजिकल फंक्शंस, कॉग्निशन, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल फंक्शनिंग. Okay, so according to WHO, World Health Organization के according, depression is the most common among the leading cause of disability worldwide. So it affects people across all age groups. हर age groups के लोग involved होते हैं, affected होते हैं, and often goes unrecognized because many patients present with physical complaints rather than emotional symptoms. Because humans की problem ये होती है कि हम physical symptoms को ज़्यादा वेटेज देते हैं, और जो भी मानसिक तनाव होता है उसको लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं, ये तो बस विचार है, ये तो बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. बट वो करते करते कब वो बढ़ जाता है और कब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बनता है, वो हमें खुद भी नहीं पता चलता है. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट इन केस ऑफ एनी इलनेस, बी इट साइकाट्रिक इलनेस और मेडिकल इलनेस. Okay, so the importance of understanding depression lies not only in its prevalence, but also because it is strongly associated with suicide, impaired quality of life, substance use, medical illness, and social dysfunction. So today we will discuss about the definition of depressive disorder, epidemiology, etiology, clinical features, diagnosis, its types, its management, the recent advances, few of the recent advances. Next comes the suicide risk, next prognosis, and last the conclusion message by ending the lecture. Okay. So first comes the introduction and definition part. Okay. ओके मैम। Depression disorder is characterized by मैम मेरा वीडियो आ रहा है ना प्रॉपर? मैम वीडियो आ रहा है, बट इफ यू कंफर्टेबल आप हिंदी का यूज करेंगे तो हमारे एचपीस बिकॉज ज्यादातर रूरल एरियाज के हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है. जी मैम, ओके. थैंक यू। तो डिप्रेशन क्या होता है, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या होता है? पहला, लो मूड, मतलब बहुत उदासपना. उदासपना बहुत एक्सपीरियंस होता है, और पिछली कोई चीज में जिसमें रुचि थी, जैसे पहले पेशेंट को डांस करना पसंद था, लेकिन अभी ड्यूरिंग द डिप्रेसिव एपिसोड उसको डांस करना भी नहीं पसंद, तो हम उसको कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी. मतलब कि जिस चीज में पहले रुचि थी, अभी रुचि खत्म हो गई. तो पहले क्या बताया मैंने? उदासपना, फिर रुचि खत्म हो जाना, जो चीज पहले पसंद था, एंड एक्सट्रीमली फटीग, मतलब बहुत थकान लगना. ठीक है. एंड उसके साथ कुछ भी, जैसे कुछ मेमोरी का इश्यूज, ध्यान में नहीं रहना,
या चिड़चिड़ापन हो जाना, एंड उसके साथ कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कुछ नींद में प्रॉब्लम होना, खाने में प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें बायोलॉजिकल फंक्शंस प्लस कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब कुछ कॉग्निशन का, कुछ मेमोरी रिलेटेड इश्यूज। ओके, एंड ये सब सिम्टम एटलीस्ट 2 वीक्स तक होना चाहिए कंसिस्टेंटली, मतलब ज्यादातर समय, दिन का ज्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द वीक, हफ्ते के ज्यादा दिन, हफ्ते के ज्यादा दिन और दिन का ज्यादातर समय आपको ये सब फीलिंग होना चाहिए, आपको ये सब महसूस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो डिप्रेशन के स्पेक्ट्रम में जा रहा है। तो डिप्रेशन का 3 ट्राइड होता है, जैसे ट्रायंगल के 3 लाइंस होते हैं, 3 ट्राइड होता है, जिसमें पहला होता है उदासपना, दूसरा होता है जो पहले जिस चीज में रुचि थी अब उस चीज में रुचि नहीं रही, एंड तीसरा बहुत थकान। ये तीनों सिम्टम एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है, सिवियर के साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, उसके साथ सुसाइडल रिस्क भी हो सकता है। सुसाइडल रिस्क मतलब आत्महत्या का थॉट्स आना या फिर आत्महत्या का प्रयत्न करना। तो साइकोटिक सिम्टम्स में क्या होगा, जैसे पहले तो मैंने बताया माइल्ड एपिसोड्स, उसके बाद सिवियर में, सिवियर के साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। साइकोटिक मतलब हेलुसिनेशंस होना, डिल्यूजन होना, मतलब ऐसा ऐसा फील होना कि कुछ अजीब हो रहा है आसपास, किसी की आवाजें आना कान में, या फिर किसी पे शक होना, किसी पे सस्पिशन होना कि वो मुझे मारना चाहता है, बिना कोई ठोस एविडेंस के आपको किसी पे भी शक हो रहा है कि वो इंसान मुझे मारना चाहता है, या वो मेरे बारे में ही बातें कर रहा है, वो मेरे बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। सो दीज सिम्टम्स आर साइकोटिक सिम्टम्स, ओके, एंड उसके साथ सुसाइड रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट कम्स दी एपिडेमियोलॉजी, मतलब वर्ल्ड वाइड इसका रेंज कितना है, कितने कितने लोग इस चीज की वजह से ग्रसित हैं, तो उसका क्या रेंज है, क्या वर्ल्ड वाइड परसेंटेज है। तो 10 से 20% लोग अफेक्टेड हैं आज के डेट में, करंट डेटा पे 10 से 20% अफेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। उसके बाद फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ट्वाइस, मतलब 2 गुना ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। उसके बाद कॉमन एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है, 20 से 40 साल के बीच में ये चीज होना बहुत कॉमन है, 40 के बाद भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली 20 से 40 के बीच में होता है। और 40 के बाद अगर 50-60 के बाद होता है तो वो जीरियाट्रिक डिप्रेशन, उसको हम लेट लाइफ डिप्रेशन के टर्म में बोलते हैं, ठीक है। सो ज्यादातर किसमें कॉमन है डिप्रेशन, अगर कोई क्रोनिक मेडिकल इलनेस है जैसे कि कैंसर हो गया, या कुछ और क्रोनिक बीमारी जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती है, उसमें बहुत कॉमन होता है। कैंसर में तो बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं, किडनी का डिजीज हो गया या कोई और क्रोनिक डिजीज जिसमें डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। उसके बाद हो गया सब्सटेंस यूज, अगर अल्कोहल एडिक्शन है, कोई भी सब्सटेंस एडिक्शन है, तो उसमें भी बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं। उसके बाद एल्डरली पॉपुलेशन, जैसा मैंने अभी बताया, लेट लाइफ डिप्रेशन एल्डर्स में, सीनियर सिटीजन में बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फैमिली दूर होते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से इंसान खाली बैठा है, और उसकी वजह से वो उसका थॉट्स आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। लोनलीनेस, बेसिकली एल्डर लाइफ में क्या होता है, लोनलीनेस ज्यादा हो जाता है। कभी जैसे एल्डर हस्बैंड वाइफ है तो उनका या तो वाइफ गुजर गए या हस्बैंड गुजर गए, तो फिर उसके बाद डिप्रेशन, और बच्चे भी नहीं है। सो वेरी कॉमनली सीन इन एल्डरली पॉपुलेशन। उसके बाद पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड मतलब आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबीज, हम पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन टर्म यूज साइकाट्रिकली इन पोस्टपार्टम केसेस, मतलब बच्चे के डिलीवरी के बाद। या फिर और लास्ट होता है इंडिविजुअल विथ एनी साइकोसोशल स्ट्रेसर, मतलब जिसकी जिंदगी में तनाव बना ही रहता है, कुछ ना कुछ तनाव बना ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी ही रहती है। तो वैसे तो हर किसी के लाइफ में टेंशन है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है, बट कुछ लोग वैसे कोप अप नहीं कर पाते हैं, और उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो they get affected with these symptoms. Okay. So one of the very important point is that depression हमेशा underdiagnosed रहता है, because इंडिया में जो होता है, इंडिया में मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के, वो लोग क्या क्या सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। पहला तो हो गया
बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत थकान हो रही है, बहुत हेडेक हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत हो रही है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसने बोला कि मेरे को उदासपना हो रहा है या फिर मतलब उदासपना हो रहा है या फिर हॉबीज जो पहले पसंद थी वो पसंद नहीं आ रही है, जरूरी नहीं कि यही सिम्टम्स के साथ ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अगर इंडिया में बेसिकली हमको कल्चर के हिसाब से ही बीमारी को डायग्नोस करना चाहिए, कल्चर के हिसाब से ही क्या क्या सिम्टम्स ज्यादा लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, किस सिम्टम्स के साथ ज्यादा ओपीडी में आ रहे हैं, उस चीज से हमको रिकॉग्नाइज करना है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, हम लोगों ने अपनी मेडिकल करियर में कोई भी डॉक्टर्स जो देख रहे होंगे उनको उनको पता होगा कि जो भी मेडिकल स्कूल होता है, मेडिकल करियर में हर डॉक्टर को यही सिखाया जाता है कि जब भी पेशेंट आता है तो उससे डिटेल में हिस्ट्री लिया करो, क्योंकि क्या पता अगर बॉडी पेन को आप कोई मेडिकल इलनेस से जोड़ोगे, वो तो फिक्स बात है कि पहले जब पेशेंट आता है तो पहले आप रूल आउट मेडिकल चीजों को करेंगे या कोई मेडिकल इमरजेंसी को करेंगे, साइकाइट्री लास्ट में आता है। पर कभी कभी होता है कि कुछ साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो इस तरीके से शरीर में बाहर आ रहे हैं, बॉडी पेन की तरीके से, थकान के तरीके से, स्लीप डिस्टर्बेंसेस के तरीके से। तो एक डॉक्टर में इंटरव्यूइंग टेक्निक्स बहुत अच्छी मतलब इस ये बेसिकली इंटरव्यूइंग टेक्निक इज एन आर्ट, हर डॉक्टर को ये आना ही चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि डॉक्टर पेशेंट आते ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ है। तो ये चीज जो लोग बोलते हैं वो गलत है, क्योंकि हम भी डॉक्टर, हम भी इंसान हैं। बट एक चीज होना चाहिए डॉक्टर्स में कि यू शुड नो हाउ टू इंटरव्यू, आप पेशेंट से कैसे डिटेल में इंटरव्यू कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम, उसका रूट कॉज तक पहुंचना है। अगर आपने पेशेंट की किसी भी रूट कॉज तक पहुंच गए तो आप बीमारी को ठीक कर दोगे, फिर चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। ओके, सो डिप्रेशन का इटियोलॉजी क्या है, क्या क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन होने का, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें। सो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडल, ये तीन मॉडल इंपॉर्टेंट होता है किसी भी साइकेट्रिक इलनेस को का रिस्क फैक्टर या फिर उसका रीजन क्या है ये बताने के लिए। तो पहला बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, ड्यू टू हमारे अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके वेरियस अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। डोपामिन को हम कहते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स है, जब हम खुश होते हैं बहुत ज्यादा तो डोपामिन रिलीज होता है कि मुझे ये आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे पेंटिंग करने से मुझे डोपामिन रिलीज होता है, मुझे खाना खाने से डोपामिन रिलीज होता है। तो ये सब चीजें दिमाग के रसायन हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं डिप्रेशन के केसेस में। और उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, दूसरा हो गए स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस के हार्मोन्स मतलब कॉर्टिसोल लेवल। उसके बाद हो गया न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब नए न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग में, जो कहते हैं टर्म होता है न्यूरॉन्स, जब न्यूरॉन्स बनते हैं तभी उसका अलग अलग फंक्शन होता है, तभी हम अलग अलग फंक्शन कर पाते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हो गया इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, या तो बाहर से इन्फ्लेमेशन या तो इंटरनल इन्फ्लेमेशन। उसके बाद सबसे मेन चीज हो गया जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में किसी को कोई इलनेस है, मेडिकल इलनेस भी होगा, डायबिटीज हो, थायराइड हो, तो बहुत हाई चांस होता है कि उनके बच्चों में भी हो सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि होगा ही, बट हो सकता है। तो सेम साइकेट्रिक इलनेस के साथ भी होता है कि अगर पेरेंट्स में है कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस या कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम, तो हाई चांस 70 to 80% चांसेस है कि बच्चे में भी हो सकता है। एंड ब्रेन का सर्किटरी, ब्रेन किस तरीके से मतलब मैं बहुत इजी भाषा में बोलूंगी, किस तरीके से आपका ब्रेन वायरिंग किया है, किस तरीके से आपके ब्रेन ने एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन है। एंड वो कनेक्शन जो हम कहते हैं कि वो कैसे हम इनहांस करते हैं, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू वेरियस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम अपना सोच विचार बदलते हैं। तो हम जैसे जैसे सोच विचार बदलते हैं, जिस तरीके का हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, हमारा दिमाग भी, हमारा ब्रेन सर्किट भी उस तरीके से ही मॉडिफाई होने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब सब कुछ अनहेल्दी होता है तो एक्सटर्नली भी, जब इंटरनली सब कुछ अनहेल्दी है तो एक्सटर्नली भी अनहेल्दी ही होगा, जब इंटरनली सब कुछ हेल्दी है तो एक्सटर्नली भी हेल्दी ही होगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा, बट इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। तो ये सारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है डिप्रेशन कॉज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ये
जो हमारे साइको सोशल फैक्टर्स हो गए। साइको सोशल फैक्टर्स में क्या क्या हो गया, जैसे हमारा अम, कोई भी स्ट्रेस या फिर कोई भी फैमिलियल स्ट्रेस या लाइफ में कोई भी स्ट्रेस, साइको सोशल फैक्टर्स, कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ड्यू टू एनी रीजन। जैसे अगर आप लोगों ने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड वाज द फादर ऑफ साइकाइट्री। उसने सबसे पहला चीज डिस्कवर किया साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होता है, अ, जैसे उसके पास कोई पेशेंट आता था तो वो उस पेशेंट को ही बोलता था कि आप ही बात करो, जो भी है मन में आप बात करो, और वो सिर्फ बैठ के सुनता था। तो जैसे जैसे वो सुनना स्टार्ट किया, पेशेंट ने और बोलना स्टार्ट किया, पेशेंट और खुलना स्टार्ट किया। तो जैसे पेशेंट खुलता है तो धीरे धीरे सिगमंड फ्रॉइड को समझ में आया कि रूट कॉज क्या है, कि इसका तो रूट कॉज ये स्ट्रेस है, उसका रूट कॉज वो स्ट्रेस है। तो वो रूट कॉज को ट्रीट करता था, इसके बाद पेशेंट अच्छे भी हो जाते थे। वो था नॉन फार्मेकोलॉजिकल पार्ट, जो चीज बिना दवाइयों के ठीक हो रही है, तो उसने वो चीज इन्वेंट किया। तो बेसिकली उसने क्या डिस्क्राइब किया कि जो हमारा डिप्रेशन होता है, इट्स बेसिकली एक तरीके का गुस्सा है किसी चीज के लॉस का। आप समझ रहे हो? मतलब कि अगर हमारा कोई चीज खो गया है, कोई प्यारी चीज, कोई चीज जो हमारे दिल के बहुत करीब है या हमारे लिए बहुत कीमती है, वो चीज खो गया, तो उसका गुस्सा डिप्रेशन के रूप में आता है। ये था फ्रॉइड की थ्योरी। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, बट हमारा साइकाइट्री का बेस सिगमंड फ्रॉइड ने ही बनाया है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के बाद एक और साइंटिस्ट आए जो साइकाइट्रिस्ट थे, उनका नाम था एरन बेक, एरन टी बेक। उन्होंने कॉग्निटिव ट्राइड को का डेवलपमेंट किया। कॉग्निटिव ट्राइड मतलब, जैसे मैंने डिप्रेशन का आपको तीन ट्रायंगल में बताया था कि एक तो सैडनेस, एक तो पुरानी चीजों में जिसमें रुचि थी वो अब रुचि नहीं होना, और तीसरा थकान होना। ठीक है। तो बेक ने क्या किया, बेक ने भी ट्राइड बनाए। तो उसमें पहला ट्राइड क्या था, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, खुद को नेगेटिव वे में देखना कि मैं खराब हूँ, मेरे में अच्छा नहीं है, मेरे में सब कुछ खराब है। और दूसरा चीज नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया खराब है, दुनिया के लोग खराब है, दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। और तीसरा हो गया नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, मतलब मेरे साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो बेक ने डिप्रेशन, एरन टी बेक ने डिप्रेशन को ये तीन ट्राइड में बताया कि उसके अकॉर्डिंग, ये आज से 100 साल 150 साल पहले के लोगों का, जो बड़े बड़े डॉक्टर, आई मीन बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने ये सब चीजें डेवलप की, क्योंकि उस टाइम डिप्रेशन, साइकेट्रिक बीमारियां उस टाइम पे भी कॉमन थी, बट उस टाइम पे जितना जितना सर्जन को बड़ा डॉक्टर मानते थे या मेडिसिन के डॉक्टर को बड़ा डॉक्टर मानते थे, वैसे ही साइकाट्रिक प्रॉब्लम को वो लोग बड़ा नहीं मानते थे, वो लोग इस चीज का मजाक बनाते थे। तो ये लोग, ये साइंटिस्ट ने ये सब थ्योरी प्रपोज किया, इस चीज को हमारे सिलेबस में ऐड किया, विच जो हम आज पढ़ रहे हैं एज अ साइकाट्रिस्ट। सो वी, एज अ साइकाट्रिस्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थ्योरीज कि मुझे ये चीज सीखने को मिला, एंड मैं वो चीज डिलीवर कर पा रही हूँ आज टू द वर्ल्ड। और तो धीरे धीरे जब ये सब सोच लोगों में आने लगी, जब ये सब चीजों का अवेयरनेस लोगों में आने लगा, तो अभी भी डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बट अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ बैकवर्ड एरिया में अभी भी इसको, अभी भी ऐसा सोचते हैं कि ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ भी डिप्रेसिव सिम्टम है तो ये तुम्हारे मन का वहम है, वगैरह वगैरह। तो ये सब थ्योरी से हमको समझ में आया कि डिप्रेशन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। और एक और चीज, टर्म, सो उसमें क्या होता है, लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब क्या होता है कि रिपीटेड जो स्ट्रेस होता है, जितने बार किसी इंसान के लाइफ में बार बार स्ट्रेस आ रहा है, तो वो उस स्ट्रेस को आदत बना लेता है, मतलब वो सीख जाता है कि मैं तो बेहतर हूं, मैं तो लाचार हूं, ये सारा है। मैम, एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। दवाइयां तो अपनी जगह काम करती हैं। अभी आ रही है मैम? सॉरी। जी जी मैम। जी। ओके, ठीक है।
सो लर्नड हेल्पलेसनेस में क्या होता है कि रिपीटेड जब स्ट्रेस से एक्सपोज होता है इंसान, तो वो उस स्ट्रेस की आदत लगा लेता है कि मेरे को तो लाइफ में स्ट्रेस होगा ही, और मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं इस स्ट्रेस से कभी बाहर नहीं आ सकता। तो ये भी फीचर बहुत कॉमनली देखा गया डिप्रेशन में, बिकॉज दीज पीपल एक्चुअली, बहुत इन लोगों ने बहुत बारीकी से ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, तभी ये सब थ्योरी उन्होंने डिफाइन किया, तभी आज हम वो पेशेंट्स में वो सब सिम्टम्स देखते हैं एंड तुरंत हम डायग्नोस कर देते हैं कि हाँ, ये डिप्रेसिव के साइड जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? किसी भी तरीके का रिलेशनशिप लॉस, ब्रेकअप्स हो गए, या रिलेशनशिप कोई टूट गया क्या, या फिर कोई मैरिड कपल का कोई डिवोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिरीवमेंट मतलब किसी लव्ड पर्सन की डेथ हो गई, आपने उसको खो दिया। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे का टेंशन, फिर घर में डोमेस्टिक वायलेंस, अकेलापन, चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा है, या फिर समाज या फैमिली का लैक ऑफ सपोर्ट। तो ये सब फैक्टर्स, ये सब सोशल फैक्टर्स हैं जो विच कैन लीड टू डिप्रेसिव सिम्टम्स। ओके, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं डिप्रेशन के? सो क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहले तो मूड सिम्टम होगा। मूड सिम्टम में क्या होगा कि दिन भर आपको उदास पना रहेगा, आपको पूरे टाइम उदास फील होगा। उसके बाद आपको बहुत जल्दी रोना आएगा, किसी भी बात पे आप तुरंत आपके आंसू निकल आएंगे। उसके बाद चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद इमोशनल नमनेस बहुत ज्यादा होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मतलब यू वांट टू एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन आप वो बता ही नहीं पा रहे, आप उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। दूसरा हो गया कॉग्निटिव सिम्टम्स, मतलब किसी भी चीज का होप खो देना, मतलब किसी भी चीज की अब उम्मीद ही नहीं बची। उसके बाद मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरा कोई वर्थ ही नहीं है। उसके बाद किसी भी चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट होना कि अगर ये चीज हुई है तो इसमें मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से हुआ, इसलिए मैं ही वर्थलेस हूँ, मैं ही किसी लायक नहीं हूँ, कोई होप भी नहीं बचा कोई चीज अच्छा होने का। उसके बाद पुअर कंसंट्रेशन, कोई भी चीज में ध्यान नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई, स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, हाउसवाइफ्स हैं तो खाना बनाने में ध्यान नहीं लगेगा, वर्किंग पर्सन है तो काम में ध्यान नहीं लगेगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स, किसी भी चीज, जैसे मैंने अभी बैक का ऊपर आपको बताया, उसका कॉग्निटिव ट्राइड, नेगेटिव व्यू, खुद का नेगेटिव व्यू, वर्ल्ड का नेगेटिव व्यू, और फ्यूचर का नेगेटिव व्यू। तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आती है, किसी भी चीज को सिर्फ नेगेटिविटी से ही इंसान देखता है। उसके बाद सुसाइडल आइडिएशन, मतलब आत्महत्या करने की इच्छा होना या आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, ट्राई करना, या फिर प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग करना कि मैं किस, मतलब किसी भी चीज का, किसी कोई सुसाइडल एक्टिविटी का प्लान करना कि जहर खा के मरना है या फिर फांसी लगा के मरना है। या उनकी एक्टिविटीज भी, गूगल सर्चेस भी आप देखोगे कि इस तरीके की गूगल सर्चेस भी हो गए, उनके दिमाग में वो चीज चल, तो ये चीज आइडेंटिफाई करना होता है। हाउ? थ्रू डिटेल इंटरव्यू। जितना आप पेशेंट से बात करोगे उतना आप समझ जाएंगे। फिर कोई भी नॉर्मली भी, जनरली भी, साइकाइट्रिस्ट की तो बात हटा दो, जनरली भी कोई भी इंसान अपनी पर्सनल चीजें जल्दी किसी से शेयर नहीं करता है, कोई भी इंसान, कि मैं क्यों इसको बताऊं, क्या पता वो मुझे जज कर ले। तो जब आप इंटरव्यू, स्पेशली एज अ साइकाइट्रिस्ट, बाकी डॉक्टर्स को भी होना चाहिए बट स्पेशली इन साइकाइट्री, इसमें क्या होता है कि आपको पेशेंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, एक रैपो बिल्ड करना पड़ता है, उनको इतना कंफर्टेबल फील कराना होता है कि आपको जो प्रॉब्लम है, आप और पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, यू एज अ साइकाइट्रिस्ट आप उसको अच्छे से समझ रहे हो, उनकी जगह पे रह के सोच रहे हो, ताकि उनको भी कंफर्टेबल लगे आपको चीजें शेयर करने में। ठीक है। सो उसके बाद आया आपका बायोलॉजिकल या फिर सोमैटिक सिम्टम्स। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना खाना पीना कम भी हो सकता है, या तो खाना पीना ज्यादा भी हो सकता है। यूजुअली आप देखते होंगे कि बहुत लोग वेट गेन के साथ आते हैं हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट है कि वेट गेन के साथ आते हैं। तो वेट गेन का फिर जब हमने रूट कॉज निकाला तो डिप्रेशन निकला। क्यों? क्योंकि उसको खाना खा के अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। तो इसलिए वो स्ट्रेस ईटिंग, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग, तो स्ट्रेस ईटिंग इज वेरी कॉमन बी सीन इन डिप्रेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, खाने का मन ही नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद वेट लॉस हो जाना या वेट गेन हो जाना, थकान लगना,
डिक्रीज लिबिडो, मतलब सेक्सुअल अर्जेस भी नहीं होना, सेक्सुअल अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस भी नहीं करने का मन करता, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा ही नहीं होती है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन कॉज हो सकता है, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है सीन इन डिप्रेशन। उसके बाद आपका साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बहुत स्लोनेस हो जाती है, सब कुछ धीरे हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसलिए बस बैठे रहो या फिर लेटे रहो। उसके बाद बातचीत करने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने में ऐसा लगता है कि बहुत जिसको हम बोलते हैं लेजीनेस, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। तो जिनको ये प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है वो लोग कहते हैं कि ये आलस पर जब हम रूट कॉज निकालते हैं तो पता चलता है कि ये तो डिप्रेशन के तरफ जा रहा है, इसीलिए उसको ऐसा नहीं लगता है, इसलिए उसको ऐसा नहीं फील हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है आपके साइड से? हेलो। जी मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था आपकी साइड से। हाँ, एक मिनट। जी। इस दौरान किसी भी एचपी के कोई क्वेश्चंस हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर का टॉपिक फिनिश होते ही आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें। मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये सारे मैंने आपको बेसिक सिम्टम्स बता दिए, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डिप्रेशन समझ में आएगा, बट ये सब बेसिक चीजें हैं जो डिप्रेशन की ओर हमें लीड करते हैं। तो नाउ आई विल टेल यू कि उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या होता है, साइको एडुकेशन। पेशेंट को एडुकेट करना है रिगार्डिंग डिप्रेशन क्या होता है, उसका कोर्स क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या है, ये क्यों हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, ये सब उनको समझाना है। पेशेंट को भी समझाना है, फैमिली मेंबर्स को भी समझाना है। उसके बाद स्लीप हाइजीन उनको समझाना है। स्लीप हाइजीन एक तरीके का हमारा जो स्लीप ड्राइव है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ कुछ पॉइंट्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी सबसे कॉमन चीज है फोन यूसेज जो होता है, हमको सोने के कुछ 3-4 घंटे तक भी बंद कर देना होता है। क्यों? क्योंकि जो फोन के रेडिएशन, यूवी रेडिएशन निकलते हैं, उसकी वजह से हमारे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं, और अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा तो वो लूप, टॉक्सिक लूप, नेगेटिव लूप चलता रहेगा, एंड इट माइट लीड टू डिप्रेसिव सिम्टम्स। उसके बाद और क्या क्या स्लीप हाइजीन हो सकता है कि हमेशा जब भी आप सो रहे हैं तो डार्क कमरे में सोएं। चाय या कॉफी का सेवन आप दोपहर 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद ना करें। खाना जल्दी खाएं, ताकि आपके पास जब आप सोने जाएं तो आपके पास तब तक खाना डाइजेस्ट हो सके, और रात को खाना लाइट खाएं। ये सब चीजें बेसिकली स्लीप हाइजीन को दर्शाता है। उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, डोपामिन कहते हैं। तो ये सब फीलिंग हमको अच्छा फील कराता है और एनर्जेटिक फील कराता है। तो ये सब करने से जब आप अपने शरीर में चेंजेस देखते हैं, जब अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस देखते हैं, तो नेचुरली डिप्रेसिव सिम्टम्स कम होते जाते हैं। और ये सब हम एडवाइस माइल्ड केसेस में ही दे सकते हैं। अगर मॉडरेट टू सिवियर केसेस है तो उसमें दवाइयां तो देनी ही पड़ेगी। दवाई के साथ साथ आपको ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सिखाना होगा। उसके साथ साथ सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मतलब फैमिली को एजुकेट करना है, फैमिली को काउंसिल करना है रिगार्डिंग द इलनेस की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एंड टू सपोर्ट द पेशेंट। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर फैमिली नहीं नेग्लेक्ट कर दिया तो इवन इफ हम दवाई भी दे देंगे तो भी वो ठीक, मतलब सिम्टम शांत हो जाएगा, बट कंप्लीट क्या कहते हैं, कंप्लीट इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
एंड उसके बाद ये तो पहला चीज हो गया जनरल मेजर्स जो हम नॉन फार्मेकोलॉजिकली जाते हैं। अब फार्मेकोलॉजिकली हम क्या क्या दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं जैसे कि SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, लाइक फ्लुओक्सिटिन, सर्ट्रालिन, एसिटालोप्राम। फिर और भी एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक वेंलाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन, ड्यूप्रोपियोन, मेटाजपिन। सो बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री एंड पेशेंट्स रिक्वायरमेंट हम ये सब दवाइयों में से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद साइकोथेरेपी में और क्या क्या थेरेपीज हम दे सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। उसमें क्या होता है, CBT बेसिकली हमारा जो नेगेटिव थॉट्स होता है उस पर फोकस करता है। तो इसकी वजह से जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज एज अ साइकाइट्रिस्ट भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, बट एज अ साइकाइट्रिस्ट वी आर मोर ट्रेन्ड इन prescribing medications, although we are trained in psychotherapies, but a clinical psychologist will do it more better than us. We can also do, but clinical psychologist ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स बहुत होते हैं, तो हम सबको उतना एक एक घंटा टाइम नहीं दे सकते। बट क्योंकि CBT के लिए मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगता है, बिकॉज पेशेंट का क्या नेगेटिव थॉट्स है, क्या रूट कॉज है, वो सब कुछ रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में थोड़ा वक्त जाता है, फिर हम उस पर काम करते रहते हैं। तो मिनिमम 16 to 20 सेशंस तो लगता ही है, वीक में एक बार या दो बार, बेस्ड ऑन पेशेंट्स प्रेफरेंस। नेक्स्ट कम्स योर इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी यूजुअली ग्रीफ के टाइम पे होता है। ग्रीफ मतलब कोई भी लव्ड पर्सन का, या कोई भी लव्ड चीज, कोई भी चीज, या कोई पेट हो, कोई डॉग हो, कैट हो, या कोई इंसान हो, या कोई भी चीज हो जिसका आपको लॉस हुआ है, जिस चीज को आपने खो दिया है, उसका एक्सट्रीम दुख, उसको हम ग्रीफ कहते हैं। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एनी कपल्स का प्रॉब्लम या रिलेशनशिप रिलेटेड इशू। इसके बाद हो गया आपका बिहेवियरल एडिक्शन। उसमें क्या, आपको इनकरेज करना है सब्सटेंस छोड़ने के लिए। एंड बिहेवियरल एडिक्शन, जैसे अगर किसी सब्सटेंस का आप यूज कर रहे हैं, या पेशेंट को यूज कर रहा है, अल्कोहल हो गया या कोई और सब्सटेंस, मैरिजुआना, कोकेन, एनीथिंग, सो आपको उसको ट्रीट करना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है कि सब्सटेंसेस नहीं यूज करें। आप कैसे मोटिवेट करेंगे, पेशेंट को दिखाना है कि उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड अगर आप अच्छे से रहोगे तो उसका पॉजिटिव आउटकम क्या हो सकते हैं। एंड टू इंगेज इन एनी हॉबीज, जो भी उसका हॉबी रहा हो, या किसी भी चीज में, मान लीजिए उसको खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, तो ये सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखो तो अच्छा लगता है, एंड सब्सटेंस का क्रेविंग नहीं होगा। उसके बाद सबसे लास्ट ट्रीटमेंट आएगा आपका ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगर आपने दवाइयाँ ट्राई कर लिया, साइकोथेरेपी ट्राई कर लिया, अलग अगर SSRI ट्राई किया 4 से 6 हफ्ते, फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, फिर दूसरे क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट जा रहे हैं, वो भी 4 से 6 हफ्ते ट्राई कर लिया, फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, फार्मेकोलॉजिकली कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और दो टाइप का एंटी डिप्रेसेंट, दो अलग अलग क्लास का एंटी डिप्रेसेंट फेल हो गया, देन वी विल गो टू इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो इट इज ऑल्सो मोस्ट इफेक्टिव इन साइकाइट्री। क्या क्या उसका इंडिकेशन हो सकता है, जैसे अगर पेशेंट को सिवियर सुसाइडल आइडिएशन है तो उसके लिए हम ECT दे सकते हैं। अगर साइकोटिक डिप्रेशन है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, साइकोटिक सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशंस होना या डिल्यूजन होना, कान में किसी की आवाज आना, या संशय होना, शंका होना किसी पे कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, कोई, वो लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, ये सब सिम्टम्स। उसके बाद आ गया कैटेटोनिया। कैटेटोनिया भी एक तरीके का साइकोटिक, स्किज़ोफ्रेनिया में एक तरीके का सब टाइप होता है, जिसमें पेशेंट का जैसे बॉडी एक ही वे में अकड़ जाता है। तो इस केसेस में भी हम दे सकते हैं। इवन डिप्रेसिव सिम्टम्स में, डिप्रेशन में भी कैटेटोनिया बहुत कॉमन है। एंड प्रेगनेंसी विथ सिवियर डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन के प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर सिवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स देखे गए हैं तो हम ECT दे सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने काफी ब्रीफ में सब कुछ बताया है। सो कंक्लूजन में मैं बस यही बोलूंगी कि डिप्रेशन जो होता है, प्लीज डोंट कंसिडर इज उसको कमजोरी या फिर आलसपना ना माने, उसको एज अ साइकेट्रिक इलनेस ट्रीट करें विथ ऑल द फैक्टर्स जो मैंने बताया, बायोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, एंड अर्ली जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे और जितना जल्दी एम्पैथेटिक केयर देंगे, मतलब पेशेंट के हिसाब से, जिस जैसा पेशेंट को नीड है उसके हिसाब से अगर आप ट्रीट करेंगे, एंड एक्टिव लिसनिंग,
जितना जो पेशेंट बोल रहा है उनको बोलने दो, उनको बीच में इंटरप्ट मत करो, जो भी है उनके मन में उनको निकालने दो, तभी हम रूट कॉज तक पहुंचेंगे। सो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एज ए साइकेट्रिस्ट, आवर रोल इज नॉट ओनली, हमारे सिर्फ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने का रोल नहीं होता है, बट ये जो स्टिग्मा है, ये जो नीची सोच है इन बीमारियों को लेके कि ये तो सिर्फ कमजोरी है, वो कमजोर इंसान है इसीलिए ऐसा है। बहुत स्ट्रांग माइंडेड लोगों को भी डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, वो ट्रीट भी करा। सो ये सब चीजें अगर हम आगे करेंगे तो स्टिग्मा भी कम होगा, उम्मीद भी बढ़ेगी आगे। तो यही एक ब्रीफ था। पर डिप्रेशन बहुत वास्ट है, उस पर पूरी बड़ी किताब है, तो वो आधे घंटे में तो कवर नहीं होगा। बिल्कुल मैम। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने वाकई बहुत अच्छे और ब्रीफ में सब कुछ बताया है। एचपी से मैं अनुरोध करूंगी कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मैम से पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं कमेंट में, या फिर अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इससे अलावा मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे डिप्रेशन में इलाज ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या काउंसलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? वही जैसे मैंने बोला ना कि माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। तो जी माइल्ड केसेस जैसे हम असेस करते हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली डिप्रेशन में तब आपको दवाइयां देनी है जब उसको खुद को तकलीफ हो रही है और उसके आसपास वालों को तकलीफ हो रही है, जैसे काम नहीं कर रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेसिक आपका लाइफस्टाइल डिसरप्टेड है, तो हम दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं। वरना अगर माइल्ड केसेस हैं, बिना दवाई के ठीक हो सकता है, तो हम काउंसलिंग पे ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर मॉडरेट टू सिवियर है तो हम दवाइयां देते हैं, बेस्ड ऑन पेशेंट का सिम्टम, उस हिसाब से हम डोज ऊपर नीचे करके देते हैं। जी। जैसे कि जी। मैम हमारे ज्यादातर जो क्लिनिक्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, रूरल एरिया, रिमोट एरियाज में हैं, तो वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डिप्रेशन या साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, तो उनको लोग जो है इजिली समझते नहीं है कि वो बीमार है। लोगों को अभी भी, इवन मुझे लगता है शहरों में भी अभी भी लोग इतने अवेयर नहीं है। उनको लगता है अगर बॉडी में पेन है, कहीं हमें दिख रही है प्रॉब्लम, फीवर है, टेम्परेचर है, तो उस चीज को बीमारी माना जाता है। जबकि अगर कोई मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गया है, उसको डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो रहा है, इवन पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो उसको या तो पागलपन समझा जाता है, या फिर कई सिनेरियोज में देखा गया ये सोचा जाता है कि शायद ये प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को कुछ वो करने के लिए। तो मैम बिल्कुल। उस चीज में आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से एनालाइज करें कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और कैसे पेशेंट को और उनकी फैमिली को गाइड किया जाए मैम? देखिए, ये चीज तो बहुत ही कॉमन है, और ये ऐसा भी नहीं कि सिर्फ गांव के लोग भी ऐसा सोचते हैं, ये शहरों के लोग भी, पढ़े लिखे जो अच्छे वेल एजुकेटेड हैं वो लोग भी, इवन कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा सोचते हैं। जी एजुकेशन को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए, सर्जन, वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बट बेसिकली इसका इलाज क्या है कि आप जितना अवेयरनेस फैलाएंगे, इस चीज को बाहर दुनिया में लाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, या जैसे वेबिनार के थ्रू हो गया, या गांव में जाके कैंप्स करवाएंगे, अलग अलग जैसे प्लेटफॉर्म पे आप स्पीच दिलवाएंगे, जितना लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, उतना अवेयरनेस, जितना अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही जल्दी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उतना जल्दी ट्रीट कर पाएंगे, और उतना जल्दी आउटकम मिलेगा। बिल्कुल। ये ओपी सोलंकी जी का क्वेश्चन है। कविता मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं हमारे एचपीस को, उनके क्वेश्चंस हैं कुछ। ऑलरेडी अनम्यूट है। ओके, तो अंकुर चौहान जी आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ओपी सोलंकी, आप सर ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। सर अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आपके पास ऐसे कुछ पेशेंट आते हैं या आपने देखे हों अपने आसपास, तो आप उसके रिगार्डिंग सवाल कर सकते हैं मैम से। और देखिए हेलो, आपके पास, जी जी पूछिए सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मेरे फील्ड का एक पेशेंट है, इसके मतलब 30-32 साल का बच्चा, मतलब लड़का है, उसके मतलब आगे के दांत जो है मतलब किसी कारणवश दर्द की वजह से निकाल दिए गए हैं। कितने साल का बच्चा है? मैम 32 ईयर का है मतलब। अच्छा, 32 ईयर्स का मेल पेशेंट है, राइट? जी सर। जी मैम। हाँ हाँ, तो बोलिए। उसके दांत मतलब जैसे उसमें दर्द हो रहा था तो उसको निकाल दिए गए।
तो मैम हम्म। उस दांत की वजह से मतलब उसने इतना प्रेशर ले लिया कि मतलब मेरे को जो है वो साइकेट्रिक दिखता है मैम। तो एस्किटालोक्लोना भी मैंने उसको मतलब पहले दी थी और उसके घर वालों को भी समझाया मैंने। हम्म। तो मैम वो जैसे बच्चे की तरह रोता है मैम। तो मतलब अभी उसको उसकी मेडिसिन भी चल रही मतलब दांत की। हम्म। तो उस मामले में मतलब क्या अपन उसको साइकियाट्रिक की मेडिसिन स्टार्ट करवाएं, क्या करें मैम? ठीक है, पहली बात तो मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री उसकी लगेगी कि आपने अगर उनके पेरेंट्स से पूछा होगा क्या कि वो अपने लुक्स को लेके दांत का, जब आपने बोला जब दांत उनके निकाली तब उनको ऐसा इस तरीके का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, करेक्ट? जी मैम। हाँ, तो आपने अगर पेरेंट्स से उनके या गार्जियन से पूछा होगा कि उनको बचपन से ऐसा था क्या कि उनको एकदम अच्छा दिखना है, उनको लुक्स को लेके बहुत ज्यादा, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं ना कि अगर कुछ छोटा सा भी कुछ इधर उधर खरोच आया तो उसी चीज को लेके सोचते रहना, तो ये डिप्रेशन की तरफ नहीं जा रहा है। अगर अगर उनको अपने लुक्स को लेके है तो इनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं जो आप डिप्रेशन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली आपका ओसीडी स्पेक्ट्रम की तरफ जा रहा है, मतलब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की तरफ है कि लुक्स को लेके वो लोग ज्यादा कॉन्शियस है या लुक्स में कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ तो उसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं। बट डायग्नोसिस हम ओसीडी की तरफ लेकर जाएंगे, आप समझ रहे हैं? जी मैम। मतलब उसको सोसाइटल थॉट भी मतलब उसको आने लग गए, मतलब अब इस तरीके की बातें भी सोचता है। मतलब जब मैंने उसको एक एक आधा घंटा काउंसलिंग भी की, उसको बैठ के समझाया भी सही, तो इसी तरह की हम्म। बातें वो करता रहता है मतलब मैम। तो फिर आपने दवाइयाँ तो ठीक दी है, लेकिन आपको दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा, या तो आपको दूसरा दवाई प्रेफर करना पड़ेगा, प्रेफरेबली अगर आप फ्लोक्सिटिन प्रेफर करेंगे। फ्लोक्सिटिन भी एक एसएसआरआई है और फ्लोक्सिटिन सबसे ज्यादा काम करता है हमारे रूमिनेटिंग थॉट्स को, जो रिपीटेड जो थॉट्स आते हैं उसको लेके। सो एक जी बार आप मैम। वो ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर आप मुझसे एक बार फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या होता नहीं है ना, मैम। हर का बॉडी को दवाइयों को रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, कौन दवाई किस पेशेंट को सूट करेगा किसको नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। और जी दवाइयों के साथ तो उसको काउंसलिंग की भी जरूरत है। मोर ओवर काउंसलिंग ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दवाई 40-50% आपको अफेक्ट करेगा, लेकिन बाकी जी। का 50% आप उनको खुद से विल पावर पे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे नहीं है, 32 ईयर्स के हैं। वो खुद पे काम करेंगे तभी ये ठीक होगा, और बाकी तो दवाइयां काम कर ही रही। ठीक है। जी मैम, जैसे आपने अभी बोला ना कि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, मतलब एक्चुअल रीजन वही हो रहा है। मैंने उसको 5 बार समझा दिया है कि आप आ जाओ, कंसल्ट करवा देते हैं, मैम से बात करवा देते हैं, साइकिट्रिक डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो मतलब वास्तविकता में ये सही बात है कि उस चीज़ को लोग मानने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, ये तो हाँ ऐसा ही कर रहा है, जबकि मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ मैम उसको, कि वास्तविकता में इसको ये चीज़ हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा जी। उसको कंसल्ट करवाने की। हाँ, आप बोल सकते हैं, बट ये विलेज एरिया में है। जी मैम, विलेज एरिया में ही है। ओके, तो ये बहुत कॉमन है विलेज एरिया में, बिकॉज वहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनमें ना ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है, पेशेंट से ज्यादा उनकी काउंसलिंग फैमिली वालों की ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो पर सर, पर मैम आपको ये अगर ऐसे लगता है कि पेशेंट से पहले आप फैमिली से हमारी टीम की बातचीत करा सकते हैं, ठीक है, मेरी बात करा सकते हैं। पहले हम फैमिली को काउंसिल करेंगे, फिर उसके बाद में पेशेंट को करेंगे सर, ठीक है? मैं आपको कांटेक्ट नंबर अवेलेबल करवा दूंगा। जी मतलब जी सर। मैंने जी। उसको समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से, अपन कोशिश करेंगे उसको। मैं समझ रहा हूँ उसकी सोचों में। वो बिल्कुल तो तो आप सर। समझ रहे अपन चाहते हैं कि उसका सही हैं, काम ट्रीटमेंट है। हो, कहने का मतलब। जी, आप डॉक्टर है, आपको काम है आपको सामने वाले को समझाना, आप तो बिल्कुल समझ रहे हो, लेकिन सामने वाला समझेगा तभी तो आप ट्रीटमेंट कर पाओगे ना। अगर सामने वाला ट्रीटमेंट लेने को रेडी ही नहीं है तो फिर आप क्या कर पाओगे? जी। तो वो इसीलिए समझाया मैम, एस्किटालोक्लोना दी ना, तो मैम उसने बच्चे ने साइड में ले जाके रख दी, बोले इसको खाना ही नहीं। जब जबरदस्ती मैंने निकाल के उसके सामने खिलाई मैम, बहुत तब कॉमन है जाके ये सर, उसने तो बहुत बोले मेरे कॉमन को है। दिक्कत ही नहीं, मैं क्यों कहूँ। अगर आपके उधर एडमिट करने का अगर क्राइटेरिया है तो आप एडमिट कर सकते हो, वो बेस्ट इलाज है एडमिट करना, क्योंकि फिर आपके अंडर रहेगा, आप उनको रोज काउंसिल कर सकते हो, क्योंकि घर पे जाके क्या होता है ना, वो दवाई ले नहीं ले आपको क्या पता, नहीं, है उसके ना? फादर को जिम्मेदारी देंगे ना मैम, आपसे कंसल्ट करवा के उसके फादर को जिम्मेदारी देंगे। बिल्कुल जी, सर। थैंक यू सो मच सर अपने सवाल के लिए। अंकुर चौहान जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज किया हुआ आपने काफी देर से। गुड आफ्टरनून मैम, मैं डॉक्टर अंकुर हूँ, नोएडा से। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी सर। मैम, मेरा ये सवाल है कि रेफरल पे पेशेंट हेजिटेट करता है, यानी साइकेट्रिस्ट मतलब पागल, इसका स्टिग्मा कैसे हैंडल करें?
ये तो स्टिग्मा बहुत सालों से चला आ रहा है, इसको हैंडल तो क्या ही कर सकते हैं। हमारा तो काम बस इतना ही है कि हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। देखिए, आप किसी को भी किसी चीज के लिए आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मुझे तो लग रहा है। मैम नेटवर्क ब्रेक हो गया है आपका एक्चुअली। हाँ मैम, तो गुड किसी आफ्टरनून। मैं पेशेंट का आपको कुछ पूछना चाह रहा हूँ। दे दिया। जी मैम, नेटवर्क ब्रेक हो गया था आपका। हाँ, अभी मेरा आ रहा एक है। और सवाल है। जी जी मैम, पहले वाले का आंसर दे देते हैं, एक्चुअली मैम एक नेटवर्क। एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। जी सुन जी पा जी, रहे हैं? जी जी बोलिए सर, जैसे बोलिए, मैम सुन पा जॉइंट फैमिली में या इन लॉज या फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, ये फैक्टर असेसमेंट में कैसे वे करें हम? हिस्ट्री टेकिंग। आपको पेशेंट से आपको जितना मैक्सिमम आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको उतना करना है। क्योंकि जब तक आपको रूट कॉज नहीं समझ में आएगा कि अगर इसको सिम्टम, जरूरी नहीं है कि अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रूट कॉज होना ही चाहिए। वो जेनेटिक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट पहले तो आपको यही अज्यूम करके चलना है या यही मान के चलना है इसका कहीं ना कहीं तो रूट कॉज होगा। तो पहले तो आपको डिटेल हिस्ट्री लेना है पेशेंट का। जितना आप बात कर सकते हैं उनके घर के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, उनके वर्क लाइफ के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो क्यों है। हर चीज का ना हमको क्यों, कैसे और कब, ये सवाल हमारा कांस्टेंट होता है एज अ साइकेट्रिस्ट। ऐसा है तो क्यों है, अच्छा ऐसा है तो कब से है, अच्छा ऐसा है तो कब स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ। तो एक क्रोनोलॉजी हमको मिल जाता है कि अच्छा ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, यहाँ से ये सिम्टम स्टार्ट हुआ, इसीलिए अभी बढ़ के वो डिप्रेशन में मैनिफेस्ट हो गया। ओके। तो मैम कुछ फीमेल पेशेंट मेरे पास आती हैं हेडेक लेके कि मुझे माइग्रेन है, और कुछ बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते हैं। तो इस केस में हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट जैसे कपल काउंसलिंग कब सजेस्ट कर सकते हैं, और हस्बैंड को सेंसिटिविटी कैसे अप्रोच करें विदाउट मेकिंग द वाइफ फील बेटरेड? इसमें तो अगर आप बोल रहे हैं, अगर उनका पेशेंट सीधा बोल रहा है कि अगर हस्बैंड ही रूट कॉज है, तो हस्बैंड को इन्वॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कपल्स काउंसलिंग के लिए ही इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज होगा। ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने खुद ही बोला हस्बैंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि हमारे साइकेट्री में एक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जानबूझ के वो सिम्टम दिखाता है कि मुझे ऐसा है कुछ गेन के लिए। बट जैसे इस केस में अगर उसको हस्बैंड का अटेंशन चाहिए, हस्बैंड का प्यार चाहिए, तो वो जानबूझ के वो वो प्रिटेंड करेगा कि मुझे हेडेक है, एक्चुअली में होगा नहीं। तो इसीलिए डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक पेशेंट ऐसा भी देखा है कि उस एक फीमेल पेशेंट थी जिसको घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता था। शादी को 2 साल हुए थे, बच्चा भी था एक। एंड पति स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट इवेंचुअली मारपीट करना स्टार्ट हुआ। ये गांव का ही सेटिंग का मैं बता रही हूँ, गांव में ही। तो पति मारपीट करने लगा, पति अटेंशन नहीं देने लगा, बहुत कोशिश करती थी बट पति मानता नहीं था। अब गांव गांव के शादियों में क्या होता है, डिवोर्स लेना तो ऑप्शन नहीं है, वो तो डिपेंडेंट है हस्बैंड पे। तो वो ये सिम्टम का नाटक करने लगी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मल्टीपल डॉक्टर को दिखाया, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन हुआ, मल्टीपल दवाइयां, बट दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा है। तब थोड़ा हमको समझ में आया कि ये क्या रूट कॉज हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम है क्या। इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग, जितना ज्यादा आप हिस्ट्री लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम सरफेस पे आते हुए समझ में आएगा। तो उसके लिए पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है डॉक्टर्स पे, ताकि वो आपको खुद अपने मुंह से आपकी अपनी पर्सनल बात बता सके, ताकि आप उसको एक ट्रीटमेंट, आप अपने हिसाब से आप एक ट्रीटमेंट दे सको। ओके। थैंक यू अंकुर थैंक सर। यू मैम। और एक लास्ट बस, जी जी कब जी, समझू कि केस मेरे स्कोप से बाहर है और तुरंत आपको रेफर करना चाहिए? कभी भी, रेड फ्लैग मतलब? कभी भी आप कर सकते हैं ऐसा। मतलब जब आपको लगे कि ये पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, मतलब दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या कितने भी बात कर लो वो समझ नहीं रहा है या समझने को तैयार ही नहीं है, तो आप रेफर कर सकते हो। मैं भी अपनी कोशिश करूंगी समझाने की, या जो भी आगे का होगा प्रोसेस। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी, और कोई हमारे एचपी हैं जिनको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मैम से।
क्योंकि अभी इस समय भी काफी हो रहा है, तो फिर हम वेबिनार को रैप अप हाँ करेंगे। हाँ, वही। डॉक्टर आजम पीलीभीत से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए सर। मैम एक पेशेंट है, वो ओसीडी का पेशेंट जो है उसे डायग्नोस करा था उसे लगभग ओसीडी 2008। का पेशेंट? जी जी, लगभग 2008 में। अच्छा, 2008। जी जी, तो पेरिसियर 25 mg में प्रोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड में जो है उसे सजेस्ट करी थी, तो वो इस्तेमाल कर रहा है जब से आज तक। तो आप कब से ट्रीटमेंट पेरिसियार और फ्लोक्सेटिन चालू किया है? पेरिसियर, बाकी जो है नींद के लिए एक वो आती है, अच्छा घबराहट के लिए क्लोनाफिट वगैरह, हम्म। और स्टालोपाम लाइट लेटते टाइम, बेड टाइम, वो ओके। चल और ओके, तो लेकिन इससे होता है मैम, फर्क ये चीज में वो सही रहता है। और हम्म। हफ्ते हफ्ते में जो है 2-4 दिन जो है वो एक ज्यादा ऐसा होता है कि मामला खराब हो जाता है उसका, और बाकी जो है वो सही होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं कल कैसा रहूंगा। ओके, तो ये ओसीडी आप बोल रहे हैं, तो मतलब किस चीज का ओसीडी का? क्लीनिंग का या कुछ और, किस चीज का? असल में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ बरेली में है, तो उन्हें दिखाया था, उनकी दवा चल रही है उनकी। हाँ। नहीं, उन्होंने मतलब किस चीज का रिपीटेड, किस चीज ओसीडी में क्या होता है ना, कोई एक चीज आप रिपीटेडली कर रहे हो, जैसे हाथ धोना, बार बार लग रहा है कि हाथ गंदा है, स्विच लाइट ऑन ऑफ करना, इस चीज का, बट उनको किस चीज का है? उनको असल में ये थॉट्स का भी था कि बार बार वही विचार आना। हाँ हम्म। हाँ, बार बार हम्म। विचार आना, और दूसरा ये जो जिस चीज से डर लगे वो सामने हम्म। वो इमेजिन बन के आती थी। तो ये देखिए, दवाइयाँ दवाइयों के साथ तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है ना? जी। दवाइयों के साथ वो ठीक है क्या अभी? तो हाँ, वो हफ्ते में 2-4 दिन सही रहते हैं, और फिर मामला जो है वो सही होने। ठीक है, तो देखिए, ओसीडी का वन ऑफ द बेस्ट साइकोथेरेपी होता है एक्सपोजर एंड प्रिवेंशन टेक्निक, ईआरपी टेक्निक हम कहते हैं। उसमें क्या होता है ना, कि जिस चीज से भी पेशेंट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कंटामिनेशन का बोलूं कि हाथ गंदे लग रहे हैं बार बार पेशेंट हाथ, बार बार बंदा हाथ धो रहा है, बार बार नहा रहा है, दिन में बहुत बार नहा रहा है, दिन में बहुत बार हाथ धो रहा है, तो जिस भी चीज से डर है या जिस भी चीज का थॉट बार बार आ रहा है, वो चीज उसके सामने रखना है। तो जब आप किसी चीज किसी चीज से आप डरते हो, तो वो चीज अगर सामने रखोगे, तो वो धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे अगर आप सामने रखोगे, तो धीरे धीरे डर भी जाता जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि आप कंप्लीटली उस डर से रिलीफ हो चुके होगे। बट उसके लिए प्रोवाइडेड, वो ऐसा नहीं कि अब किसी को हाइट से डर लगता है तो आप तुरंत उसको 10वें फ्लोर पे ले जाओ, तब तो वो फिर हार्ट अटैक ही हो जाएगा। बट धीरे 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 करके आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं वो थॉट से या वो फियर से, बिकॉज दवाई काम कर रहा है आपके। पहले तो दवाई को काम करना जरूरी है, उसके बाद हम साइकोथेरेपी करते हैं। ठीक है, तो जी। आप ये कर सकते हैं, ईआरपी टेक्निक आप कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ अच्छा मैम, इसमें पेरिसिया जो है वो उसका वर्क ये है, सेरोटोनिन जो है, ये खुशी जो हार्मोन्स हैं, इसको बढ़ाना। तो हम्म। इसके अलावा जैसे फूड में या वैसे कौन सी ऐसी चीज जो है वो खाई जाए या करी जाए कि हम्म। सेरोटोनिन को और बढ़े। जैसे आपका बनाना फ्रूट हो गया, ठीक है। बनाना में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम फास्फोरस होता है, वो क्या करता है, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। बाकी तो ये बेसिक चीज, मतलब हम लोग यूजुअली अपने पेशेंट को बनानास प्रिस्क्राइब करते थे डाइटरी हैबिट में, एंड वार्म मिल्क, गर्म दूध विदाउट शक्कर या फिर हल्दी का दूध। एंड और चीज कि रात को जब आप सोने जा रहे हो, तो पाँव हाथ ठंडे पानी से धो के जाओ। इवन ठंडी के टाइम पे भी ठंडे पानी से, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम आइस कोल्ड वाटर, मतलब थोड़ा सा ठंडा पानी से हाथ पैर धो के तब सोने जाओ। और उनकी उसके साथ साथ आप उसको जेपीएमआर, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी सिखा सकते हैं। जी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं वो भेज दूंगी। वो बेसिकली सर से लेकर पाँव तक एक रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, जिसमें हम हर एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके पहले वार्म अप करते हैं एंड आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं। जैसे मसल रिलैक्स होगा तो एंजाइटी लेवल भी कम जाती है, एंजाइटी लेवल कम जाती है तो अपना बॉडी शांत हो जाता है, जब शांत हो जाता है तो थॉट भी अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये सब थोड़ा नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट के साथ।
ओसीडी में जो है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो है, क्या डिप्रेशन मिक्स होता है इसमें? क्या एंजाइटी डिप्रेशन सब होता है? हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, बट हाँ, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रीडोमिनेंट, सबसे डोमिनेंट सिम्टम किसका है। ओसीडी का सबसे डोमिनेंट सिम्टम है, या डिप्रेशन का है, या एंजाइटी का है। ओसीडी सिम्टम की वजह से एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी की वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको डोमिनेंट कौन सा पार्ट है, ओसीडी का पार्ट ज्यादा क्या कहते हैं उसको, वेटेज ज्यादा है, तो आप ओसीडी डायग्नोज करोगे विद एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम। अगर डिप्रेशन का सिम्टम ज्यादा है तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सम ऑफ द सिम्टम्स सजेस्टिंग ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड एंजाइटी, इस तरीके से वाइस वर्सा। वो सीबीटी के जरिए तो उसने कंट्रोल कर लिया है ना, बार बार किसी चीज को कर तो ध्यान जो उस चीज से हटा देता है। लेकिन सीबीटी का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, हाँ। हाँ, लेकिन उसका लो मूड रहना, एंजाइटी रहना, नींद ना आना, ठीक है, अब भीड़ में घबराहट होना, कोई मेहमान हम्म आ जाए वो घर से बाहर चला जाता है, तो हम्म ये चीज उसके साथ में हो रही है। जबकि मैं उसे समझाता हूँ, वो कहता मानता हूँ हाँ, ये मेरी सोच है, मेरी बीमारी, मैं नहीं हुई है। हम्म तो तो सर इसके लिए आपको दवाई का डोज नीचे भी करना पड़ेगा, आपको हम्म डोज करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई जब आप स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। आपको पेशेंट को ये काउंसिल करना पड़ेगा कि सबसे पहले 2 हफ्ते में आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट कंप्लीट इम्प्रूवमेंट एज अ क्लिनिशियन असेस करने के लिए 4 से 6 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने लगते हैं। आप उसके बाद ही दवाई चेंज करने का या फिर कुछ और प्रोटोकॉल सोच सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सर। अगर आपको लगता है कि पेशेंट की कंडीशन अभी भी है, ठीक नहीं हुई है, तो आप मैम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, इसलिए जो आज का सेशन है वाकई हमारे लिए बहुत जानकारी पूर्वक रहा है। इसके लिए हम डॉक्टर मृणाल गौतम मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए वक्त निकाला, डिप्रेसिव डिसऑर्डर पे हमें जो है महत्वपूर्ण इतनी गहराई से जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है सभी हेल्थ पार्टनर्स को इसकी चर्चा में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप अपने क्लिनिक पे आने वाले मानसिक रोग के मरीजों को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। और अगर किसी एचपी का कोई सवाल रह गया है या भविष्य में कोई साइकेट्रिक केस आता है, तो आप मैम से जो है टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हम मैम को फिर लेके आएंगे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैम के साथ में जो है आप पेशेंस दिखाएं, उनको कंसल्टेंट करवाएं अपने पेशेंट का। और थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी हेल्थ पार्टनर्स का। जी मैम।